अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए आप स्टडी करेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, ख़ास रीजन्स के जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं उसको स्टडी करेंगे और वो भी सिर्फ वो रीजन्स जो कि यूनिक हैं या सिर्फ और सिर्फ उस ख़ास इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। मतलब आपने इसके अंदर चूँकि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपने डीएनए के ख़ास रीजन्स को देखना है जो कि उस ख़ास इंसान के अंदर ही पाए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स काम करते हैं। फिंगरप्रिंट्स भी हर पर्सन के सेम नहीं होते, मतलब डिफरेंट होते हैं और आप फिंगरप्रिंट्स की बेसिस के ऊपर इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट में आप क्या करते हैं कि आप डीएनए के जो फिंगरप्रिंट्स हैं या जो डीएनए हैं उसकी बेसिस के ऊपर इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बहुत सी सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, फोरेंसिक पर्पसेस के लिए या पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए। पैटर्निटी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल करते हुए पता लगाते हैं कि किसी बेबी के असल पेरेंट्स कौन हैं। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप मैच करते हैं दो डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एक दूसरे के साथ और उसमें एक फिंगरप्रिंट जो है वो आपको अननोन होता है जबकि एक फिंगरप्रिंट जो है वो आपका नॉन पर्सन का होता है। फ़र्ज़ करें हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि कहीं पर क्राइम सीन है और क्राइम सीन से जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं तो हमने क्या किया कि हमने उन 3 सस्पेक्ट्स की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करवा ली। अब हम क्या करेंगे कि हम उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपने जो क्राइम सीन से सैंपल्स लिया था उसके साथ मैच करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लोकस 1, 2 और 3 ये वो ख़ास रीजन्स हैं जो कि यूनिक होंगे उस इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 बैंड्स आ रहे हैं। सस्पेक्ट 1 में देखें तो 2 बैंड्स हैं तो सही, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है तो ये क्रॉस हो गया। सस्पेक्ट 2 के पास सेम बैंड सेम पोजीशन पे मौजूद है, सस्पेक्ट 3 में नहीं है। सेकंड लोकस को देखें तो सस्पेक्ट 1 के अंदर नहीं है, सस्पेक्ट 2 में मौजूद है, सस्पेक्ट 3 में भी मौजूद है। इसके बाद लोकस 3 को देखें तो ये 2 बैंड्स जो हैं वो 1 में मौजूद नहीं हैं, सस्पेक्ट 2 में मौजूद हैं, सस्पेक्ट 3 में उनकी पोजीशन डिफरेंट है तो वो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीनों यूनिक बैंड थे वो हमें सस्पेक्ट 2 के अंदर 100% मैच मिल गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्राइम सीन सैंपल हमने इकट्ठे किए हैं वो सस्पेक्ट 2 के हैं और हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सस्पेक्ट 2 है ये हमारा क्रिमिनल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये बैंड्स किस तरह से हासिल किए। इसके लिए हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सैंपल्स को इकट्ठे करना है। फ़र्ज़ करते हैं कि क्राइम सीन था तो क्राइम सीन पे जो ब्लड था हमने ब्लड सैंपल्स को इकट्ठा कर लिया। उस ब्लड सैंपल्स में से हमने डीएनए को अलग कर लिया या डीएनए को निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि अपने उस डीएनए को छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया या कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने उस कट किए हुए डीएनए को एगरोस जेल के ऊपर रन करेंगे। ठीक है, या उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से एगरोस जेल के ऊपर अलग कर लेंगे। अब एगरोस जेल क्या होती है कि इस तरह से जेल होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ पोर साइज़ होता है। आप यहाँ पर अपना सैंपल लोड करते हैं और सैंपल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और साइज़ के मुताबिक डिवाइड होता जाएगा। ऊपर जो है वो बड़े साइज़ वाले रह जाएंगे जबकि नीचे जो हैं वो छोटे साइज़ वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और आपके पास इस तरह से बैंड्स मिलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस एगरोस के ऊपर जो बैंड्स आए हैं उसको ट्रांसफ़र कर देना है अपनी नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर और ये एक टेक्निक होती है जिसको हम सदरन ब्लोटिंग कहते हैं। अब क्या होगा कि जितने बैंड्स हमारी एगरोस के ऊपर थे वो सारे के सारे नायलॉन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम उस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर अपने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स को डाल देंगे। अब ये डीएनए प्रोब्स जो हैं वो ख़ास यूनिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बने हैं, यानी कि ये ख़ास डीएनए के साथ जाकर बाइंड कर जाएंगे।
ठीक हो गया। अब ये हमने जो है इस नायलॉन के ऊपर डाल दिया, तो वो उसके साथ जाकर जहाँ जहाँ डीएनए के ख़ास बैंड्स हैं या जहाँ जहाँ के लिए हमने प्रोब डिज़ाइन किया है उसके साथ बाइंड करेंगे। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारा एक्सेसिव प्रोब है उसको निकाल देना है, ताकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वही प्रोब रहे जो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए के साथ बाइंड किया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी एक एक्सरे फिल्म लेंगे और उस एक्सरे फिल्म को इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब जब जैसे जैसे ये प्रोब्स रेडियो एक्टिव वेव्स निकालेंगे तो वो रेडियो एक्टिव वेव्स एक्सरे फिल्म जो है वो कैप्चर करती जाएगी या एक्सरे फिल्म के ऊपर आती जाएगी। और उसके बाद जब हम इस एक्सरे फिल्म को इस दर से निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें बैंड्स मिल चुके हैं, और ये बैंड्स बिल्कुल ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी किए थे। ठीक है, तो इन बैंड्स को हम एक्चुअली में कहते हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है हम उसको कर सकते हैं। चाहे हमने किसी मर्डरर का पता लगाना है, चाहे हमने पेरेंट्स का पता लगाना है, तो उसके लिए हम अपने ये फिंगरप्रिंट्स को मैच कर सकते हैं दूसरे फिंगरप्रिंट्स के साथ और पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।